हाँ बेटा, आज हम आपको बताएंगे कि ग्रामर पोर्शन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है वो कहाँ से आता है। बार बार बता रहे हैं बेटा कि 2023, 2024, 2025 किसी भी बोर्ड के लिए ग्रामर पोर्शन यहीं से आता है बेटा, और मिलता जुलता आता है। अब पता लगा राम नाम लिखा है वहाँ मोहन लिख दिया, श्याम लिखा है वहाँ अमित लिख दिया। बस केवल यही इतना अंतर होता है, बाकी उसी से मिलता जो करंट में चल रहा है। जैसा पेपर पिछले साल बना था उसी से मिलता जुलता पेपर इस साल भी बना है जो बता रहे हैं, इससे कठिन नहीं है। देखिए बेटा, इसी का हम आपको अभ्यास करा रहे हैं, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने आपके दोस्त यार हैं वहां तक पहुंचाओ, तभी जा करके पाठक का मनोबल बढ़ेगा। और जब पाठक का मनोबल बढ़ेगा तो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। मेरी बात सुनो, यानी कि इतना हम बता रहे हैं बेटा कि जो बताएंगे उसी आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर बनाए, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। चलिए शुरू करें। आइए बेटा, आज देखिए क्वेश्चन है, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला प्रश्न है, क्या गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड, यानी कि अधिकारियों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अफसरशाही। हाँ, अफसरशाही की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ लिखा है प्लूटोक्रेसी, गलत है। इसका अर्थ होता है बेटा कुलीन तंत्र, पैसे वालों का जो शासन होता है। डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र जो आपके यहाँ चल रहा है, ये भी नहीं है। ऑटोक्रेसी क्या होता है बेटा? एक तंत्र यानी कि राजतंत्र, जिसको तानाशाही बोलते हैं बेटा, इसका मतलब ये भी गलत है। तो अफसरशाही किसकी अंग्रेजी है बेटा? ब्यूरोक्रेसी। ये जो है आपका जवाब सही है। हमारी बात सुनो ना, तो इसी को आपको लिखना है। अब आप इसको कॉपी पर कैसे लिखोगे, बार बार बता रहे हैं बेटा, कैसे लिखोगे देखो आपको समझाते हैं। ऊपर लिखना जो भी आंसर नंबर आपका जो भी है, ग्रामर डाल देना। इधर लिखना फ्रेज। फ्रेज माने मालूम ना? फ्रेज माने होता है शब्द समूह। इडियम्स एंड फ्रेज नहीं लिखा, फ्रेज माने होता है शब्द समूह। शब्द का समूह क्या है बेटा? गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ये जो है आपने फ्रेज के लिए लिख दिया। अब इसका वन वर्ड बनाना है, एक शब्द, तो सीधे लिख दो ब्यूरोक्रेसी। इस प्रकार से लिखोगे तो एग्जामिनर जो है 2 में 2 नंबर। अरे भाई, केवल ब्यूरोक्रेसी किस लिए आओगे तब 2 नंबर देगा, लेकिन वह प्रभावित नहीं होगा। इस पैटर्न पर आपको लिखना है, जिससे एग्जामिनर बिल्कुल बाग बाग हो जाए कि यार क्या लड़के लिखा है, नहीं समझ? ये पैटर्न है। आई बात समझ? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फ्रेज लिखा है, क्या लिखा है? नल एंड वाइड, यानी कि प्रभावहीन। इसका मतलब क्या होता है? नल एंड वाइड का मतलब क्या होता है? प्रभावहीन, जो प्रभावी ना हो। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें क्या? इफेक्टिव माने प्रभावित, इनइफेक्टिव माने अप्रभावित। इसका मतलब यही पहला जवाब आपका सही है, यही सही है बेटा। अब इफेक्टिव माने प्रभावी, गलत हो गया। इनफोर्स गलत है, फोर्सफुल गलत है। सही क्या बेटा? नल एंड वाइड का इनइफेक्टिव जवाब जो है क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट है। अरे यार, इफेक्टिव माने प्रभावी और इनइफेक्टिव माने अप्रभावी, तो प्रभावहीन उसका अर्थ है, सही हो गया पक्का। अब इसको कॉपी पे कैसे लिखोगे ये देखो, ये आंसर नंबर बार बार ना लिखना, बस केवल यहाँ पर लिखना बी। क्या लिखना? बी, फ्रेज नल एंड वाइड, और मैंने लिख दिया क्या? इनइफेक्टिव। इस पैटर्न पर लिखोगे तो एग्जामिनर खुशी होगा बेटा, और नंबर तो आपको केवल इनइफेक्टिव पर भी देगा, लेकिन ऐसा लिखा रहेगा तो उसको कुछ सोचना नहीं होगा। एक चीज बेटा, एग्जामिनर के सामने ऐसा परोसो उसको दिमाग लगाने की जरूरत, सही जवाब हो बस, केवल दिमाग लगाने की जरूरत ना हो कि क्या कौन किसका क्या लिखा है, ऐसा नहीं। सीधे सीधे ये फ्रेज है, ये इसकी मीनिंग है, ऐसे क्लियर कर देना। ठीक है, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, साफ साफ बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द सिनोनिम ऑफ बोल्ड। बोल्ड माने साहसी। साहसी का पर्यायवाची क्या होगा? मालूम ना? पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होता है? साहसी।
तो साहसी कहेंगे करेजियस होता है बेटा। तो करेजियस देखो इसमें पहले वर्ड लिखा बेटा, यानी कि पहला ही जवाब आपका क्या हो गया, सही हो गया। नीचे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं, मान लो कि यहाँ कोई घुमा करके कुछ पूछ लिया तो आप जो है ओबीडियंट माने आज्ञाकारी, गलत है, यहाँ पर नहीं लगेगा। इम्पैशनेंट माने अधीर, गलत है। क्रूएल निर्दयी, गलत है। तो जवाब क्या बेटा, बोल्ड माने साहसी, तो करेजियस माने भी साहसी। इसका मतलब यही इसका पर्यायवाची जो है सही है। तो अब आप इसको कॉपी पर कैसे प्रस्तुत करोगे, देखो बेटा कॉपी पर आप इसको कैसे लिखोगे, इसको देखो, ये फिर बार बार आंसर में वापस केवल एक बार लिख दिया ऊपर, उसके बाद सी, इधर वर्ड इधर सिनोनिम, बीच में इसे एक लाइन खींच देना, वर्ड के नीचे क्या लिखना, बोल्ड, क्या लिखोगे, बोल्ड, और इधर लिखना करेजियस। ये देखो करेजियस सही है, एग्जामिनर 2 में 2 नंबर दिया। इस प्रकार, अच्छा अब इतना नहीं मालूम होगा यार, इंटर में फालतू पढ़ रहे हो, बोल्ड माने करेजियस होता है, इतना तो मालूम होगा यार, अब इससे सरल थोड़ा जाएगा, नहीं समझे, तो इसको भी ध्यान रखना। अब इतना नहीं आता है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तब ज्यादा तोपची न बनो, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा बेटा, बहुत सरल होगा। अब आगे देखिए, एक चीज बताएं बेटा, जो आपका करेक्शन आता है यह 4 नंबर का होता है। चौथे नंबर पर देखो, चौथे नंबर का डी जो है, चौथे नंबर का डी, यानी कि इस पर एक वाक्य दिया जाएगा, वह गलत होगा, उसमें आपको गलती खोजनी पड़ेगी। अब 5वें क्वेश्चन पर जो चौथा आता है वह वाक्य गलत होता है, उसको सही लिखना होता है। यहाँ पर गलती केवल बतानी है, सही नहीं करना है, केवल बताना है कि यह गलत है सब, ठीक है। देखो बेटा, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, ठीक है, इस सेंटेंस में कौन सा शब्द है जो गलत है, पढ़ो। दीपू स्टडीज सिंस 7 PM to 9 PM डेली। देखो बेटा, सिंस जो है, सिंस के आगे टू का प्रयोग नहीं होता। सिंस और फ्रॉम में अंतर हम पीछे को डिटेल में बता चुके बेटा। सिंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस के लिए आता है बेटा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में निश्चित समय के पहले क्या आता है, सिंस। निश्चित समय तो है, लेकिन उसके पहले यहां सिंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिंस के बाद क्या आता है, सिंस के बाद कुछ आता नहीं, सिंस फ्रॉम के बाद टू आता है, किसके बाद, फ्रॉम। तो यहां पर गलत कौन सा शब्द है, सिंस जो है आपका गलत है बेटा। फॉर, ये सब क्या, ये फ्रॉम जो लिखा है यही जवाब क्या है, सही है। सिंस, बहरहाल यहां पर जवाब आपको नहीं लिखना था, यहां पर आपको क्या लिखना है बेटा, यहां पर क्वेश्चन में आपको यह सोचना है कि गलत क्या है, ठीक है। तो गलत क्या है, सिंस शब्द गलत है, ठीक है। तो आप जो है फ्रॉम लगना चाहिए, लेकिन फ्रॉम नहीं लगेगा, लगाना नहीं आपको, यहां पर होना चाहिए फ्रॉम 7 AM to 9 AM। तो फ्रॉम लगाना नहीं है, केवल आपको यह बताना है कि वाक्य में गलती कहाँ है। तो सिंस जो शब्द लगा है यही आपका वाक्य, यही गलत होगा, ठीक है। अब इसको आप कॉपी कैसे लिखोगे यह हम बताए जा रहे हैं। देखिए इधर लिखना डी, सेंटेंस, दीपू स्टडीड सिंस 7 AM to 9 AM डेली। तो ये सिंस शब्द जो लगा है यहाँ ऊपर लिखना एरर और यहाँ लिखना सिंस, यही सिंस गलत है, आपको पूरा नंबर मिलेगा बेटा। बात समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, देखा बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि ऑप्शन चुनना है। तो द एंटोनिम फॉर क्रूएल, क्रूएल माने क्या होता है, निर्दयी, ठीक है, इसका विलोम लिखना है, एंटोनिम विलोम। तो मर्सीलेस माने दयाहीन मतलब निर्दयी, तो ये आपका गलत हो गया। एंटोनिम उल्टा लिखना है, क्रूएल माने निर्दयी और काइंड माने दयाल। तो देखो इसमें कहीं काइंड शब्द लिखा होगा, ये काइंड जो है यही सही है। अब अर्थ समझो, मर्सीलेस माने निर्दयी, ब्रूशल माने क्रूर, अनकाइंड माने दया विहीन। तो काइंड जो है इसका अपोजिट है, यही जवाब आपका क्या है, सही है। अब इसको आप लिखोगे कैसे, देखिए इधर आंसर वगैरह डालना, सीधे ई डालना, इधर वर्ड एंटोनिम, इधर लिखना क्रूएल और इधर लिखना काइंड। ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर जो है खुश हो जाएगा बेटा,
उसको कुछ सोचना नहीं है। क्रूएल का अंटानिम क्या होगा? काइंड होगा। सही है। अब देखो, अब आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ गया। देखना, इससे सरल नहीं आएगा डायरेक्ट। अब इससे सरल सोचोगे तब तो फिर गच्चा बेटा। यानी कि हम आपको ये कहना, कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हैं बेटा, आपके अंदर विश्वास कर पैदा करना चाहते हैं कि पेपर बहुत सरल आएगा। केवल थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिव अगर आप हो तो ये जो 25 नंबर हम यहाँ करा रहे हैं ग्रामर में, पक्का है आपको 90 प्लस ले जाएगा। पक्का है 90 प्लस ले जाएगा। इसके लिए जितना हम बता रहे हैं उसको ध्यान से आप समझिए। क्या लिखा बेटा? सेंटेंस देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बनाना बेटा। क्या लिखा है? देखो, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर सर्वत्र है। अरे यार, यूनिवर्सल ट्रुथ है, अब इतना तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां सेड को किसमें बदलोगे? टोल्ड में। सेड को टोल्ड में। साधारण वाक्य है, कंजन क्या लगाओगे? दैट। उचरा फुचरा गायब, सीधे वाक्य कैसे उतार देना? बन गया। क्या बना? राम टोल्ड मी दैट गॉड इज एवरीवेयर। बता दिया। अब हम दूसरे वाले को नहीं बताएंगे, दूसरे वाले को आप लोग बताइए क्या होगा इसका। शाबाश, देखते हैं कितने स्टूडेंट बना लेते हैं बेटा। अपने मन से बनाओ। रीटा सेड शी कैन डू दिस वर्क, यह वाक्य है। अब इससे सरल तो भैया नहीं आएगा, साफ साफ बता दिया। अब आपको इसे क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना। बना लिया सबने? कॉन्फिडेंस। क्या बना बेटा? साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है तो सेड का सेड ही रहेगा। कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। दैट। अब सी थर्ड पर्सन है, बदलेगा ही नहीं। तो यह पास्ट है तो यहाँ कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुड। पढ़ो, बन गया। अब दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दैट। पढ़ो, बन गया। रीता सेड दैट शी कुड डू दैट वर्क। रीता सेड दैट शी कुड डू दैट वर्क। यही लिख के आओगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब इसको कैसे लिखोगे? अंधी न मारना, केवल जवाब नहीं लिखना बेटा, सीधे सीधे जो हम पाठक पैटर्न बता रहे हैं इस पैटर्न पर आप लिखना। ऊपर लिखोगे आंसर नंबर जो भी है, बड़ा ब्रैकेट ग्रामर, इधर हेडिंग डालोगे ए नरेशन, ऐसे हेडिंग पड़ेगी नरेशन। फिर उसके बाद डायरेक्ट। डायरेक्ट आपसे पूछा क्या गया उसको लिखो, लिख दिया। अब 1 सेकंड में नीचे बना दो इनडायरेक्ट। राम टोल्ड मी, कंडीशन क्या लगा? दैट गॉड इज एवरीवेयर। बिल्कुल सही बेटा, कोई लेकिन नहीं है, कहीं से कोई लेकिन नहीं है। अरे यूनिवर्सल ट्रुथ है, टोल्ड लगाया, दैट लगाया, सीधे वाक्य दिया। ठीक है बेटा। डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट लिख करके पूरा वाक्य कैसे उतारो जो पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट आपने जो बनाया ऐसे लिख दो। क्या लिखा बेटा? रीता सेड, साधारण वाक्य है, दैट, सी का सी रहेगा, यह पास्ट, कैन का कुड हो जाएगा, डू, दिस का क्या हो जाएगा? दैट। यही बताया था अभी। तो इस प्रकार से जब लिखोगे तो ये प्रभावकारी होगा बेटा। लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों में से केवल एक आपको लिखना बेटा, दोनों नहीं लिखना। आर लिखा रहता है। ऊपर क्वेश्चन में क्या था? देखो, ऊपर क्वेश्चन में था कि चेंज एनी वन ऑफ द, केवल एक आपको लिखना है, दोनों नहीं लिखा था, एक लिखना था। दोनों लिखोगे। अगर आपका पहला गलत है और दूसरा सही है तो आपको नंबर नहीं देगा। पहला वाला जरूर सही होना चाहिए। पहला सही गलत है और दूसरा सही है तो आपको नंबर काट देगा वो। हमारी बात सुनो ना। तो आप जो है केवल एक जवाब लिखें जो आपको कॉन्फिडेंट, जिस पर आप विश्वस्त हों कि यह हमारा जवाब सही है, उसी को आपको वहां लिखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी सिंथेसिस वाला वाक्य है। लिखा है दिस मैंगो इज स्वीट, यह आम मीठा है। दैट मैंगो इज स्वीट, वह आम भी मीठा है। ओनली वन ऑफ देम इज स्वीट, उनमें से केवल एक ही मीठा है। ओनली वन ऑफ देम इज स्वीट, उनमें से केवल एक ही मीठा है। अब समझो क्या लिख रहा है। तो इसमें आपको एक कंडीशन पढ़ाया गया होगा, आइदर आर, याद करो, याद है ना? कंपाउंड सेंटेंस, अल्टरनेटिव कंजंक्शन,
याद है, आइदर आर नाइदर नार आर नार अदरवाइज पढ़ाया गया था ना, तो वो चीज इसमें लगानी थी बेटा। कैसे, आइदर दिस मैंगो आर दैट मैंगो इज स्वीट, या तो यह आम अथवा यह आम मीठा है, यही इसे लिखना बेटा। बाकी नौटंकी तो आप जो है गूगल पे खोजोगे तो उसमें दुनिया भर का अट बट लगाए हैं, ये सब नहीं बेटा, शॉर्टकट बिल्कुल सटीक सा जवाब होना चाहिए। देखिए आपका जवाब सही है ना, क्या लिखा, दिस मैंगो इज स्वीट, यह आम मीठा है, दैट मैंगो इज स्वीट, वह आम मीठा है, ओनली वन ऑफ देम इज स्वीट, उनमें से केवल एक ही मीठा है। तो या तो यह आम मीठा है या तो यह आम मीठा है, आइदर आर लगा दो, वाक्य आपका चौकस बन गया। नो दिमाग लगाना बेटा, अल्टरनेटिव चुनाव करना था दोनों में, वहां लिखा ओनली वन ऑफ देम इज स्वीट, उनमें से केवल एक मीठा है, मतलब यहां पर पूछ रहा है वो क्या, आइदर डैश डैश आर वाला फार्मूला, आइदर दिस मैंगो आर दैट मैंगो इज स्वीट, पक्का। अच्छा नीचे वाक्य लिखा बेटा, इसमें दोनों में से आपको केवल एक ही करना बेटा, सम टीचर्स कमांड रेस्पेक्ट दे आर गुड, कुछ अध्यापक सम्मान पाते हैं, वह अच्छे होते हैं। आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स, हम नहीं बताएंगे, अब आप सेंटेंस पढ़ चुके हो, थोड़ा सा एक हमने बता दिया, दूसरा तुम बताओ। शाबाश, इशारा कर दे, एडजेक्टिव क्लास से बनेगा, इतना बता दिया। अरे यार एडजेक्टिव लगाया ना, कहाँ लिखा गुड, एडजेक्टिव लिखा तो एडजेक्टिव क्लास बना दो बस, दिमाग कैसे लगाया करो, कौन सा नियम लगेगा। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, दे आर गुड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्लास बना दो, बन गया, नहीं बना पाए। अरे यार एडजेक्टिव क्लास में मानव जात के लिए क्या लगाते हैं, हु हुम हुज, याद है। तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, सम टीचर्स कॉमन है, दे कॉमन है, हेड वर्ड कौन है, सम टीचर्स छोड़ दो, दे मानव जात के लिए क्या लगाओगे, हु लगाओगे। अब ये हु आर गुड कहाँ लगाओगे, टीचर्स के बाद, बस बन गया। सम टीचर्स हु आर गुड कमांड रेस्पेक्ट, कुछ अध्यापक जो अच्छे होते हैं सम्मान प्राप्त करते हैं, यही बनाना पड़ेगा। अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो इधर, कम भी एक साइड, अब आंसर नंबर डालो, ऊपर आंसर नंबर पड़ गया, हेडिंग डालोगे इधर बी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज। अब सेंटेंसेज उतारो, दो तीन सेंटेंस है, दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ओनली वन ऑफ देम इज स्वीट, उनमें से केवल एक ही मीठा है, तो लगा दो आइदर दिस मैंगो आर दैट मैंगो इज स्वीट, या तो यह आम अथवा वह आम क्या है, मीठा है, यही आपका बन गया बेटा। तीनों वाक्य दो एक पे जुड़ गए, इसको कहा जाता है बेटा कंपाउंड सेंटेंस। क्या बना, इसे हेडिंग डालना, क्या बनाना था, कंपाउंड। अरे पेपर में देखो क्या लिखा है, क्या बनाना था, कंपाउंड, तो कंपाउंड वहां हेडिंग पड़ेगी, ठीक है। तो सेंटेंसेस उतारा, उसके बाद कंपाउंड बना दिया, आइदर दिस मैंगो आर दैट मैंगो इज स्वीट। फिर सेंटेंसेस लिखना है, इसे यहाँ एक एक करना है बेटा, ध्यान रहे, आर सम टीचर्स कमांड रेस्पेक्ट दे आर गुड, तो कॉम्प्लेक्स बनाना बेटा, इसे हेडिंग डालना कॉम्प्लेक्स, सम टीचर्स हु आर गुड कमांड रेस्पेक्ट, कुछ अध्यापक जो अच्छे होते हैं सम्मान प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखो पैटर्न, आप अगर अध्यापक हो तो बताइए बेस्ट तरीका है कि नहीं। अब बेस्ट का बेस्ट तो होता नहीं है, अब बेस्ट माने हमने सुपरलेटिव कर दिया पहले, तो यह बेस्ट पैटर्न है बेटा। कुछ लड़के कहते हैं हम क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, टाइम के लिए होगा, पाठक स्टाइल में इतना पर्याप्त समय आपके पास रहेगा। अरे भाई आप समझो, जब आर्टिकल आपसे 150 वर्ड के लिए पूछा गया, 150 वर्ड में लिखना है, आप जो है उसको 5 पेज लिख रहे हो, तो कहां आपके पास टाइम बचेगा। 150 वर्ड का मतलब 1 पेज या सवा पेज, अब तुम उसको 5 पेज कॉपी भरने के चक्कर में हो तो टाइम तो किल होगा ही। तो टाइम आपके पास पर्याप्त रहता है, जितना वो कहे पेपर उसी आधार पर आपको लिखना है। अभी हम पढ़ा रहे थे एक दिन, परसों के बात बता रहे हैं, परसों के, तो एक बिटिया ने कहा कि सर जी हमारे सर जी कहते हैं कि अंग्रेजी में खूब लिखे रहो, नंबर आपको अपने आप मिलेगा, खूब लिखे रहो। अरे भाई गलत सही जो मन में है वही लिखे रहोगे तो थोड़े नंबर मिलेगा, पास कर देगा, हाँ पास तो कर देगा। तो मास्टर साहब तुमको पास होने की ट्रिक बताते हैं, यहाँ पर 95 प्लस चलना है, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं बेटा कि ये पैटर्न कर आप लोग, आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप मिसगाइड ना होना, ठीक है। तो बन गया है,
अब आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ बार बार ध्यान रखना, एनी वन लिखा रहता है बेटा, एनी वन माने दो दिया गया, दोनों में से एक करना है। अब एक्टिव वाइस पैसिव वाइस आपको मालूम ही होगा। देखो बेटा, एक कलाकारी वाला वाक्य है, ही हैज डन हिज वर्क। बताइए पैसिव वाइस क्या होगा? ही हैज डन हिज वर्क है कलाकारी वाला वाक्य, समझो। यही बनाओगे ना, हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम, ना बनाना। आपको बताया था वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो बाई वन लगाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा सुनो। तो ये वाला वाक्य है, तो अगर अब आपको बाई हिम लगाने की जरूरत है, आप बाई हिम लगाना चाहते हो, तो इसको ऐसा लिखना पड़ा, द वर्क, क्या लिखोगे, द वर्क, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लगन, एक कदम आगे साइड का लगा दो, है प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की साइड क्या होती है बेटा, हैज बीन, द वर्क हैज बीन, बोलो, डन बाय हिम। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और ये पश्चिम के सेके हो गया ना, तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर द वर्क लगाना तब ज्यादा सही माना जाता है, ठीक है। बहरहाल तुम बना दोगे कि हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम, तब भी आपका वाक्य सही माना जाएगा, लेकिन जो एक्यूरेट है वो ये होगा बेटा, वहां पर तब द कर देना जब दोनों के, देख रहे हो ना, देख रहे हो, जब दोनों के प्रोनाउन या प्रोनाउन एक हो, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा यहाँ पे, द वर्क हैज बीन डन बाय हिम, ठीक है। ऐसा नहीं लगा कि हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम, द वर्क हैज बीन डन बाय हिम, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, सेंटेंस है, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द दिस लोकेलिटी। कंपैरेटिव सेंटेंस बनाना, बताइए कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव में जाएगी तो वाक्य कैसा उठेगा, सीधा। सीधा मतलब रेनू महोदया यही रह जाएंगे, रेनू, ठीक है। नंबर 2 पर क्या लगाते हो, टेंस, जो पढ़ाया है दोहरा रहे बेटा, वाक्य सीधा उठेगा नंबर 2 पर टेंस। नंबर 3 पर आंख झपस बंद करो, कंपैरेटिवली, मोस्ट ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। अपने आगे क्या रखती है, देन। अब क्या लिखा बेटा, सुपरलेटिवली पहले क्या है, द कट मिलेगा क्या बेटा, बोलो, द कट तो क्या मिलेगा, एनी अदर, नहीं सॉरी, रेनू इज मोर ब्यूटीफुल देन, क्या लगा बेटा, कंपैरेटिवली लगाने बेटा, एनी अदर ना बेटा, एनी अदर गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी, ये बना बेटा। अब इसको कैसे जवाब लिखोगे, देखो इधर, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव वॉइस, ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। पैसिव वॉइस, पहले इसे लिखना सी, ये आंसर नंबर लेना सी, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव, ही हैज डन हिज वर्क, पैसिव, द वर्क हैज बीन डन बाय हिम। ऐसे सही निशान, ये प्रभावपूर्ण है बेटा, इसे लिखना बेटा। सुपरलेटिवली, सुपरलेटिव, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी। कंपैरेटिव बना दो बेटा, रेनू इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी। ऐसे एग्जामिनर बिना किसी टेंशन के आपका सही करेगा और 2 में 2 नंबर देगा। दोनों में से केवल एक लिखना बेटा। कमांड रखना, एक चीज बेटा, एक चीज होता है, ज्यादातर आपके यहाँ एक पॉइंट नोट कर लो, पैसिव वॉइस तो आना ही है, तो पैसिव वॉइस पे केवल कमांड कर लो, अगर तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हो। यहाँ चूंकि हम पेपर हल करा रहे हैं, हम सब आपको बताएंगे बेटा, पैसिव वॉइस एक जरूर आता है। देखो जितने पेपर करा रहे हैं सब में पैसिव वॉइस एक जरूर पूछा जाता है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का और कोई भाग पूछा जाता है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि नीचे में किसी एक को करेक्ट करना है। देखो एनी वन ना, तो अब मोहन्स फादर पर्स हैज बीन स्टोलन,
अब तुम्हारे गुरुजी ये बता देंगे कि मोहन्स फादर्स एपास्ट्रोफी यहां लगा दो, सही हो गया। मोहन के पिता की पर्स चोरी हो गई। ऐसा न करना बेटा, क्योंकि एक नियम और आपको हम पढ़ाए हैं कि लगातार डबल एपास्ट्रोफी यस का प्रयोग वर्जित है। लगातार डबल एपास्ट्रोफी यस का प्रयोग क्या है? वर्जित है। तो यहाँ एक एपास्ट्रोफी यस लगा है, दूसरा एपास्ट्रोफी यस लगाओगे तो ये गलत है बेटा। अब आज अंधे लोग तो मानते हैं कि सही है, लेकिन हम आपको सही गाइड कर रहे हैं बेटा कि लगातार डबल एपास्ट्रोफी यस का प्रयोग क्या है? वर्जित है। तो यहाँ लगातार आ रहा है, इसलिए गलत हो गया। तो आपको सही करने का तरीका बताया था बेटा, जो ये बाद वाला है इसके पहले क्या लगाना? द पर्स, क्या? द पर्स ऑफ, यहां द लगाना, यहां ऑफ लगाना, उठा पहले करना। द पर्स ऑफ मोहन्स फादर हैज बीन स्टोलन, लिख दो। ये स्टाइल है, द पर्स ऑफ मोहन्स फादर, ये सही है। वहां एपास्ट्रोफी यस लगा दोगे तो आपका वाक्य, अब लंठ मास्टर होगा तो एग्जामिनर होगा सही कर देगा, लेकिन अगर जानकार होगा तो आपको काट देगा, कहेगा क्यों बच्चा है। और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, चाहे लंठ होगा वो भी सही करेगा और जो जानकार होगा वो भी सही करेगा। इसलिए इस पैटर्न पर द पर्स ऑफ मोहन्स फादर हैज बीन स्टोलन, मोहन के पिता की पर्स जो है क्या हो गई? चोरी हो गई। ठीक है, अगला वाक्य देखिए बेटा, अथवा रामपाल इज जूनियर देन मी। आपको बताया था बेटा 9 वर्ड याद रखो, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, ये 8 वर्ड हैं। ठीक है, वैसे लिसन के आगे भी टू आता है, लेकिन उसको छोड़ो, रटा नहीं रहे हम, पहले एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं। तो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, इनके बाद देन का प्रयोग वर्जित है। क्या लगेगा बेटा? टू लगेगा। ये 8 वर्ड याद रखना है, पूछा जाता है बेटा। फिर से एक बार बता रहे हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, ये 8 वर्ड हैं जिनके बाद टू आता है, देन का प्रयोग नहीं होता। अब इसको जवाब कैसे लिखोगे? देखो तुमको बताते हैं बेटा, ये लिखा बेटा, ये आंसर नंबर लिखना बार बार कर रहे हैं। अब वहीं उसी पेज पर डी लिखना, करेक्शन, इनकरेक्ट, मोहन्स फादर पर्स हैज बीन स्टोलन। देखो बेटा, आगे दी पीछे आप, कॉमन नाउन साफ है साफ, आगे दी लगा दिया, पीछे आप लगा, यहाँ द लगा के यहाँ आप लगा, पहले लो, द पर्स ऑफ मोहन्स फादर हैज बीन स्टोलन। ऐसे लिखोगे, एग्जामिनर चट सही करेगा, चाहे कम जानता हो तब भी सही करेगा, अगर परफेक्ट होगा पाठक की तरह तो सही करेगा ही। और जो यहाँ एपास्ट्रोफी यस लगा करके सही करोगे वह आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि नियम क्या है? नियम क्या है कि लगातार डबल एपास्ट्रोफी यस का प्रयोग क्या है? वर्जित है। साहित्य में चलता है लेकिन ग्रामर में नहीं चलता। रामपाल इज जूनियर देन मी, ऐसे लिखना, अब करेक्ट लिखना, रामपाल इज जूनियर टू मी। ये देखो टू लगा दिया, वाक्य सही हो गया, आपको 2 में 2 नंबर मिला। तो करेक्शन जो है 4 नंबर को है ना, अभी पीछे बताया था उसमें गलती खोजनी थी और यहाँ पर गलत को सही करना है, वहां गलती खोजनी थी, यहाँ जो गलत है उसको सही करना है, यही दोनों में अंतर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। आधे से ज्यादा लड़के मीनिंग केवल देखते हैं, यानी कहते हैं कि इसका अर्थ लिख दो बस, नहीं बेटा, यहाँ पर ऊपर देखो सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है, यूज, यानी इन शब्दों का आपको ऐसा इस्तेमाल करना है कि इन शब्दों का अर्थ निकल जाए, साफ साफ बात है। तो बर्थ माने क्या होता है? जन्म, और ये बर्थ माने क्या होता है? सीट। क्या होता है? सीट। अरे यार ट्रेन में जाते हो ना, बर्थ होती है। अब इसको कैसे लिखोगे? अच्छा पहले इसका आर दोनों में चेक करना बेटा, देखो कैसे वर्ड कंफ्यूजिंग, पहले इसे लिखना कंफ्यूजिंग वर्ड, यानी कुछ उच्चारण एक जैसा है लेकिन भ्रम है कि कौन सा है। तो बर्थ जो है इधर लिखना वर्ड्स, इधर लिखना देयर यूज, बर्थ, हर बर्थ वाज इन 2010, यानी कि
उसका जन्म 2010 में हुआ था। हर बर्थ वाज इन 2010, यानी कि उसका जन्म, बर्थ आ गया ना, यू सही है। अब बर्थ माने सीट होता है बेटा, हिज बर्थ नंबर इज 12, उसके सीट का नंबर कितना है? 12। अरे यार उसमें होता है ना गाड़ी में, तो बहुत सही है, बहुत सटीक। और कोई कठिन है क्या बताओ? इस प्रकार से सरल भाषा में, ये हम कहीं से नहीं लिखे बेटा, ये अपने दिमाग की उपज है। कितना सरल बच्चे को बताओ खर्चा जाए। क्या लगा? हर बर्थ वाज इन 2010, और दूसरा हिज बर्थ नंबर इज 12, उसका बर्थ नंबर कितना है? 12 है, सीट नंबर 12। अब देखो बेटा, यहां लिखा है कैरियर और कैरियर। कैरियर माने मालूम है, कहते हैं ना, कैरियर माने यानी कि जीविका कमाने का जो साधन होता है, दैट इज कॉल्ड कैरियर। तो क्या लिखा बेटा? टीचिंग इज हिज कैरियर, अध्यापन उसका कैरियर है। क्या लाइन है? कोई कठिन है क्या? कोई लंबा खींचा क्या? टीचिंग इज हिज कैरियर, या हिज कैरियर इज टीचिंग, ऐसा भी लिख दो, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उच्चार यानी जो आपने यूज किया उसका अर्थ, अध्यापन से वह अपना जीविका पालन पोषण करता है। कैरियर, कैरियर माने रेड ट्रक नहीं होते हैं, माल वाहक। कैरियर माने कैरी माने ले जाना, कैरियर माने ले जाने वाला। तो कैरियर माने ले जाने वाला, द ट्रक इज ए कैरियर, ट्रक जो है एक माल को ढोता है, कैरियर है। तो इस प्रकार से आप जब पूरा पढ़ोगे, सरल भाषा में अपनी बात को प्रस्तुत करोगे, तो एग्जामिनर खुश होकर के आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। थैंक यू।